अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सामिया जमील और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रेडिएंट नोट्स FCPS पल्स बाय रफ़ीउल्लाह। बेसिकली इसमें हम जो रफ़ीउल्लाह के गोल्डन फाइल्स है वो कवर करेंगे जो इसके वन लाइनर सिस्टम वाइज दिए हुए हैं। हम सेल्फ फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से इसे पढ़ना है और आपको 4 to 5 मिनिमम रिवीजन्स चाहिए इसकी पार्ट 1 को कवर करने के लिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसे रिवाइज़ करना है, कौन सा ईजीएस्ट वे है इसे रिवाइज़ करने का। बेसिकली इसके वन लाइनर जो है इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, एक टेक्निकल चीज़ है ये, क्योंकि वन लाइनर में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं ये पहली दफ़ा में क्लियर नहीं हो पा रहे होते, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने इसके एक पेज को ट्राई करना है कि आप 10 मिनट्स में ख़त्म कर लें, मतलब 1 आवर का टाइमर सेट कर लें या अलार्म सेट कर लें। उसमें आपने इसके 5 to 10 पेजेस मिनिमम गो थ्रू कर लेने हैं पहली दफ़ा में। जस्ट ट्राई कि पहली दफ़ा में आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, जो चीज़ें कंसेप्चुअल समझ आ रही हैं उन्हें थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, और सेकंड टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद थोड़ी बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैं इस वीडियो में थोड़ा ट्राई करूँगी कि आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर करवा सकूँ। इसके अलावा मैं आपको मेथड बताऊँगी कि आपने किस तरह से रिवाइज़ करना है और किस तरह से इसे मिनिमम टाइम में आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर का टाइमर सेट करके इसके 5 to 6 पेजेस कवर करने की कोशिश करें। अब मैं रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स जो गोल्डन फाइल्स हैं इसमें से सेल्फ फिजियोलॉजी इस वीडियो में कवर करूँगी, और मैं आपको इसके कुछ चीज़ें ऐड अप कराऊँगी इसमें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेल्फ फिजियोलॉजी। अब बेसिकली सेल्फ फिजियोलॉजी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिया हुआ है ना 23 पॉइंट, ये स्टार्ट में इसका एक और कैलकुलेशंस वाला चैप्टर था, वो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं आपको कवर करा दूँ। अभी हम इसकी सेल्फ फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका जो है 23rd पॉइंट, हमने इसका जो ये वाला टेबल है इससे बहुत अच्छे से याद कर लेना है इसका 23rd पॉइंट। उसके बाद जो नीचे इसके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इजीली कवर हो जाएंगे अगर हम ये जो इसका ऊपर 23rd पॉइंट में टेबल दिया हुआ है इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके काम कहता है इसमें क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराती है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, इसलिए ये भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराती है। और साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करा रही होती है हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, अच्छा ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैं आपको एक दो पॉइंट्स और ऐड करा देती हूँ जो नीचे इसके एमसीक्यूज़ में आएंगे। अगर वो किसी एमसीक्यू में आपसे पूछे कि निजल्स बॉडीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि निजल बॉडीज़ जो होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती हैं। ये पॉइंट इसमें ऐड कर लें। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि पूछेगा नीचे जाके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ कॉन्टीन्यूस विद, तो आपने बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमेशा वो कॉन्टीन्यूस होती है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें कहता है एस से हमारे पास देखें स्मूथ स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टीरॉयड स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि जो स्टीरॉयड्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। साथ में इसके अलावा स्टीरॉयड्स के साथ ये लिपिड सिंथेसिस कराती है। अब ये दोनों चीज़ें तो इसमें ये फॉर्म कर रही है, बना रही है। सेकंड पे ये कहता है कि कैटाबोलिज्म वो किसका कराती है या डिटॉक्सिफिकेशन किसकी कराती है, तो वो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस की अगर कोई पूछे डिटॉक्सिफिकेशन और कैटाबोलिज्म कौन कराता है, तो वो हमारे पास कौन कराएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड पॉइंट में वही राइबोसोम्स किस पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये क्या कराते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस का। अब जो गोल्जी ऑपरेटस है ये हमारे पास क्या कराता है, कहता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड द लेबलिंग एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब किसी भी एमसीक्यू में अगर वो पूछे कि किसी चीज़ की पैकेजिंग हो रही है, मतलब जो फैक्ट्री का एंड वाला प्रोसेस होता है ना, कि सारी चीज़ों को पैक करना होता है, उन्हें लेबल करना होता है, उनकी डिलीवरी करानी होती है, तो ये वाले सारे काम है ये किसके होते हैं, हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो कहता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स अब हमारे पास क्या कराते हैं, अराइजेस फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस कंटेन द हाइड्रोलेसिस। अब लाइसोसोम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें हाइड्रोलेसिस होते हैं।
नेक्स्ट पे कहता है यूट्रस एंड द ब्रेस्ट रिग्रेसेस आफ्टर प्रेगनेंसी बाय द लाइसोसोम। अब बेसिकली जो हमारे पास यूट्रस और ब्रेस्ट रिग्रेस करते हैं, ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, जो हमारे पास एक प्रोसेसिंग सेल डिवीजन या सेल डैमेज होता है एपोप्टोसिस, वो जो है वो कराता है हमारे पास रिग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड द यूट्रस आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये अब एपोप्टोसिस के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस। इस तरह से आपने याद रखना है कि एपोप्टोसिस का अगर वो अलग से एमसीक्यू पूछ ले कि उसमें कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो हमेशा आपने याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होते हैं और जो होते हैं लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आता है, कहता है पर ऑक्सीसोम। अब इसका आपने याद रखना है, ऑक्सी का वर्ड इसमें भी आ रहा है और साथ में ऑक्सीडेसिस में भी आता है, तो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेसिस किस पे होंगे, पर ऑक्सीसोम्स में। एंड कंटेन H2O2 एंड द कैटालिसिस ओरिजिनेट फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है टू रिमेंबर कि पर ऑक्सीसोम ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये क्या कराते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कौन कराता है हमारे पास, पर ऑक्सीसोम, क्योंकि इसमें होते हैं ऑक्सीडेसिस। नेक्स्ट पॉइंट में वो बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन कराता है हमारे पास, सेंट्रोसोम। बेसिकली सेंट्रोसोम सेंटर में होता है और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं क्रोमोसोम्स की होते हैं, तो मूवमेंट इसकी कौन कराएगा हमारे पास, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमने हर बुक में पढ़ा है पहले भी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा इट्स हैव इट्स ऑन डीएनए होता है इसके पास। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया कराता है, क्योंकि ये एनर्जी हाउस ऑफ सेल है। एंड इनिशिएशन ऑफ द एपोप्टोसिस कौन कराता है, ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। अब बेसिकली आप अगर चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ें एक ही टर्न में याद हो जाएं, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, और वीडियो स्टॉप करने के बाद आप इसे प्रॉपर रट्टा लगाने की कोशिश करें इस पूरे टेबल को। जब आपको ये लगे कि आपने हर पॉइंट को अच्छे से रट्टा लगा लिया है, तो आप फिर नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके वो 80 to 90% जो नीचे वाला पूरा पेज है वो ईजिली कवर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ एक दफ़ा ये वाले एमसीक्यू पढ़ती हूँ। इसमें कहता है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, कहता है विच ऑर्गेनेली है इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, दे हैव देयर ऑन डीएनए। ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं हम कि दे हैव देयर ऑन डीएनए। उसके बाद कहते हैं हाउ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है इसलिए होता है ये। नेक्स्ट पे कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। अब ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं इस पर स्टार लगा रही हूँ, इसे भी आप ऊपर ऐड कर सकते हैं कि एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज किस में होती हैं, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटीबॉडी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहते हैं प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसे भी आप स्टार लगा लें क्योंकि ये एमसीक्यू पे ऊपर नहीं है। प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्या कराता है, एटीपी सिंथेसिस कराता है। तो एटीपी सिंथेसिस जब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट भी किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये सीलिएटेड मसल में होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एपिकल लेयर ऑफ विच सेल, सीलिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ज़्यादा नंबर कहाँ पे होते हैं, सीलिएटेड मसल में, सीलिया में। नेक्स्ट पे कहते हैं इन एडिशन टू द न्यूक्लियस डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने ऊपर भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए। अब इस वाले पॉइंट में टोटल ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े हैं ऊपर वाले माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो पहले वाले ही हैं। नेक्स्ट पे राइबोसोम्स पे आते हैं, कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। ये याद रखना आपने, राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम आरएनए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियोलस। उसके बाद नेक्स्ट वाला एमसीक्यू जो है ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि पोलीक्रोमेसिया इन एरिथ्रोपोइसिस इज ड्यू टू एचपी राइबोसोम। इस पे हम स्टार लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पोलीक्रोमेसिया इन एरिथ्रोपोइसिस इज ड्यू टू एचपी राइबोसोम्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल बेजोफिलिया इज ड्यू टू राइबोसोम्स। अब जो सेल्स बेजोफिलिया होते हैं किसकी वजह से होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस। नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा है बेजोफिलिया ऑफ द सेल इज ड्यू टू राइबोसोम्स
मोस्टली ये राइबोसोम्स की वजह से होते हैं, नहीं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होते हैं, क्योंकि उस पे हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स गेट स्टेन्ड बेसोफिलिक ड्यू टू राइबोसोम्स। अब जब सेल को बेसोफिलिक स्टेन करना है तो उसका कॉज क्या होगा, वो क्यों बेसोफिलिक स्टेन हो रहे हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। A slide of the parotid gland showing SNI with a dark reddish purple cell, the most likely cell organelle responsible for the cytoplasmic basophilia is rough endoplasmic reticulum। ऊपर भी वो बता रहा है कि राइबोसोम्स अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है तो पहले आपने राइबोसोम्स की ऑप्शन ऑप्ट करनी है, अगर वो नहीं है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एमसीक्यूज आ गए हैं। कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट मैंने आपका ऊपर ऐड करा दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द rough endoplasmic reticulum. Which organelle is continuous with the nuclear membrane is the rough endoplasmic reticulum. Nucleus envelops endoplasmic reticulum. Protein synthesis occur in the rough endoplasmic reticulum, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। Which of the following organelle is needed for the steroid metabolism? अब S for steroid, S for smooth endoplasmic reticulum, इस तरह से मैंने याद कराया था आपको कि स्टीरॉयड कहाँ पे बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नीजल बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने ऐड कराया है ऊपर। नीजल बॉडीज कहाँ पे होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वाइल निजल बॉडीज आर एब्सेंट इन एक्सॉन हेलॉक। अब ये एक अलग से पॉइंट है, इस पे हम स्टार लगा लेते हैं कि निजल बॉडीज कहाँ पे एब्सेंट होती हैं, एक्सॉन हेलॉक पे हमारे पास कोई निजल बॉडीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पे कहता है लाइसोसोम्स आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिग्रेस बाय द लाइसोसोम। मैंने आपको बताया कि यूट्रस रिग्रेस होती है बाय एपोप्टोटिक प्रोसेस, जिसमें हमारे पास लाइसोसोम रिक्वायर्ड होते हैं। फ्यू मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन द ग्रेजुअल रिग्रेशन ऑफ द enlarged uterus and breast is the function of lysosome after pregnancy and the parturition. Uterus size reduced by the lysosomes. Regarding lysosome, what is true? Contain the hydrolytic enzyme. True regarding lysosome is it contain the hydrolase. अब ये वाला पेज हमारा कवर हो गया है। आई गेस आपको जब ये पेज पढ़ना है तो आपने टाइमर लगा के पढ़ना है और इसे इसी तरह से पढ़ना है। इसका जो सबसे मेन वाला पॉइंट होगा उसे अच्छे से रट्टा लगा लेना, उसके बाद नीचे वाले एमसीक्यू कवर करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी विल, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने 2-3 चीज़ें ऐड कराई हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी ये वही वाला पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, इसमें 23rd पॉइंट जो है इसी के पॉइंट्स जो हैं आगे कंटिन्यू हो रहे हैं हमारे पास। अब इसमें कहता है अ फ्यू वीक आफ्टर डिलीवरी रिग्रेशन ऑफ द इनलार्ज यूट्रस एंड द ब्रेस्ट टेक प्लेस। एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम्स की एक्टिविटी की वजह से होते हैं। ऑन एच इज ट्रेनिंग a student sees the halos structures around the nucleus, what could it likely be? Lysosomes। बेसिकली जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियस होता है ना, उसके इर्द गिर्द ना एक्सॉन हेलक्स इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बने होते हैं, सॉरी लाइसोसोमल के जो हालो स्ट्रक्चर होते हैं वो बने हुए होते हैं। A child present with the blindness and the mental retardation. On histology, his lysosomes show a deficiency of hexosaminidase A. The child is suffering from tay sac disease। अब ये important to remember है, ये वाला point मैं इस पर स्टार लगा रही हूँ कि अगर hexosaminidase A की deficiency हो जाएगी हमारे पास तो टे सैक डिजीज़ होगी। इसमें याद रखें कि हेक्सोसेमिनिडेज ए की डेफिशिएंसी में कौन सी डिजीज़ होगी, टे सैक डिजीज़। उसके बाद हम टे सैक डिजीज़ ऑफ लाइसोसोम, ये किससे रिलेटेड होती है, लाइसोसोम से। इसका निमोनिक हम हैट भी बना सकते हैं। हेक्सोसेमिनिडेज ए किसकी डेफिशिएंसी कराती है, किस में होती है, टे सैक डिजीज़ में। हैट इसका निमोनिक बना लेते हैं कि टे सैक डिजीज़ में क्या होता है, हेक्सोसेमिनिडेज ए डेफिशिएंसी होती है। Which of next पे कहते हैं which enzyme deficiency causes the POM disease is lysosomal alpha glucosidase deficiency। इस पे भी स्टार लगा लेते हैं कि lysosomal alpha glucosidase enzyme deficiency क्या कराती है हमारे पास, POM disease कराती है। Type of endocytosis that occur in the lysosome is phagocytosis। उसके बाद है प्राइमरी लाइसोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली दैट कंटेन एसिड फॉस्फेटेज। ये भी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, प्राइमरी लाइसोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन एसिड फॉस्फेटेजेस।
नेक्स्ट पे हम आते हैं पेरोक्सिसोम्स में। अब पेरोक्सिसोम्स की बात करते हैं तो कहता है वेरी लॉन्ग फैट चेन फैटी एसिड आर कैटालाइज्ड बाय द पेरोक्सिसोम। बेसिकली हमने पहले पढ़ा है कि पेरोक्सिसोम में हमारे पास ऑक्सीडेजेस होते हैं जो क्या कराते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय पेरोक्सिसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हो रही होती है, हमारे पास पेरोक्सिसोम्स में। इन सेल्स द एंजाइम ऑक्सीडेजेस आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन सेल द enzymes oxidases are present in the peroxisome. Next पे कहते हैं alcohol detoxification is done by peroxisome. हाइड्रोजन peroxide is found in peroxisome. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि H2O2 जो हाइड्रोजन peroxide है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, peroxisome में. Bacterial agents such as oxygen and hydrogen peroxide are produced in neutrophils from पेरोक्सिसोम। ये हमने याद रखना है कि पेरोक्सिसोम में हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेजेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेजेस। नेक्स्ट पे हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। हमने पीछे भी गोल्जी ऑपरेटर्स को पढ़ लिया है। इसके में कहते हैं फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल कंटेन इन कंबाइन इन गोल्जी ऑपरेटर्स। अब बेसिकली मैंने बताया था कि फैक्ट्री का जो एंड वाला यूनिट होता है जहाँ पे सारी चीज़ें मिला के उनकी पैकेजिंग वगैरह होती है वो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स होता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो कहाँ पे आपस में मिलेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स में। फैटी एसिड कन्वर्टेड टू द neutral fats in Golgi apparatus. Final packaging and the release of the substances occur from which organelle is Golgi apparatus. Packaging and the transport of the carbohydrate and protein is done by Golgi apparatus. The organelle, which is scanner shaped and cisternae with the concave surface facing nucleus, is Golgi apparatus. बेसिकली ये न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ना इस तरह का एक गोल्जी अपरेटस होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें आके पैकेजिंग होके यहाँ से बाहर को जा रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। उसमें बेसिकली राइबोसोम्स होंगे और राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स में होती है, तो सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस उसमें क्या होंगे, डेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होते हैं क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। Secretory vesicle of the cell is synthesized in Golgi apparatus. Misfolded proteins formed by the Golgi are degraded by the proteasome activity. अब इसमें नीचे ये भी बताता है क्योंकि मिसफोल्डेड यानी ख़राब किस्म के जो प्रोटीन है वो प्रोटियोसम के थ्रू जो होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी apparatus, defective structure are detected and abnormal protein are degraded in the proteasome. अदर एमसीक्यूज की बात करते हैं। मोस्ट ग्रोथ हार्मोन हैव देयर रिसेप्टर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब याद रखना है ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। हाउ डू एरिथ्रोसाइट प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एचएमपी शंट के थ्रू। कि हाउ डज एरिथ्रोसाइट प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ये कैसे होता है, एचएमपी शंट के थ्रू। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमने अभी इसका सिर्फ एक पॉइंट जो 23rd पॉइंट है वो कवर किया और उसके एमसीक्यू कवर किए हैं। अब हमारे पास इसका 24 पॉइंट आया। अब हमने जो मेन पॉइंट है उसे अच्छे से याद रखना है और नीचे वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ना वो हमारे जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। फिर इसमें कहता है फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द कार्डियक सेल इज कंट्रैक्शन बैंड इन साइटोप्लाज्म। अब आपने याद रखना है कार्डियक सेल जो है कार्डियक सी से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रैक्शन बैंड भी सी से स्टार्ट हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी सी से स्टार्ट हो रहा है। अगर कंट्रैक्शन बैंड इन साइटोप्लाज्म आ जाएंगे तो वो बताएगा कि ये इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ द कार्डियक सेल है। उसके बाद कहता है फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द कार्डियक सेल क्या है, कंट्रैक्शन बैंड इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद कहता है साइन ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी है और नीचे है इरिवर्सिबल। अब इनके पॉइंट्स को आपने फिंगर टिप्स पे याद करने के बाद नीचे वाले एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं। अब जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इसमें क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग होगी, ईआर स्वेलिंग होगी और माइलिन फिगर बनेगा। अब बेसिकली आपने याद रखना है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है ना इसमें वो किसी भी चीज़ का डैमेज नहीं बता रहा क्योंकि वो रिवर्स होने के चांसेस हैं उसके। स्वेलिंग हो रही है, सिर्फ सेलुलर स्वेलिंग हो रही है, ईआर स्वेलिंग हो रही है और माइलिन फिगर बन रहा है। और जो है वाइल्ड साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इसमें होता है कैरियोलाइसिस हो जाएगा, कैरियोरेक्सिस हो जाएगा, पिक्नोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा,
ऑटोफेगी ऑफ द सेल हो जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि एपोप्टोसिस जो है ये याद रखना है हमेशा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कभी भी इसे रिवर्सिबल प्रोसेस से कंफ्यूज नहीं करना। इसमें ऑटोफेगी ऑफ द सेल हो रही होती है, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद नीचे आते हैं, कहता है एवरी टाइम दे टेस्ट यू विद अ डिफरेंट ऑप्शन क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और फिर नीचे जाके आप कह रहे हैं एमसीक्यूज। अब हम एमसीक्यू पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले इरिवर्सिबल सेल इंजरी के एमसीक्यूज हैं। इसमें कहता है मोर रिलायबल साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरीज ऑटोफेगी ऑफ द सेल एपोप्टोसिस जो है ये रिलायबल साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। उसके बाद कहता है पेशेंट हैज़ एमआई है पेशेंट को, एंजियोग्राफी वाज डन शोइंग 90% ऑफ द आर्टरी ब्लॉक। साइन ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? केरियोरेक्सिस। इसमें मतलब काफ़ी ऑप्शन दिए होंगी, लेकिन इनमें से अगर कोई ऑप्शन होगी वो आपने ऑप्ट करनी होगी फॉर इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस शोन एज द केरियोलाइसिस। न्यूक्लियस अगर डैमेज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? केरियोलाइसिस। रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, रिलीज ऑफ द सेलुलर एंजाइम। अगर वो कहीं पे भी कह दे कि रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेलुलर एंजाइम जो है वो रिलीज होकर बाहर गिरना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, इसे आपने अच्छे से याद रखना है कि इसमें क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। बेसिकली इसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पे कहता है द सेंट्रल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। द सेंट्रल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। जब भी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा मतलब वहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, चीज़ें इधर से उधर जाना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगी, वो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे वो कहता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है? अर्ली साइन ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी इज ईयर स्वेलिंग। इसमें ऊपर भी मैंने बात की थी कि इसमें सिर्फ स्वेलिंग होती है और माइलिन फिगर होता है। ईयर स्वेलिंग हो सकती है, सेलर स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट पे कहता है वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस evident in the reversible ischemic cell injury is swelling of the endoplasmic reticulum. Characteristic of reversible cell injury is cellular swelling. Cell swelling in hypoxic cell injury is due to entry of the extracellular water. बेसिकली सेलुलर स्वेलिंग हो रही है तो उसमें क्यों सेलुलर स्वेलिंग हो रही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है वो उसमें आ जाएगा और उसकी सेलुलर स्वेलिंग करा देगा। इसमें हमारा सेकंड पेज कवर हो गया है और अभी वीडियो को स्टार्ट हुए हुए 22 मिनट्स हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन हमारे पास 10 मिनट के एवरेज से एक पेज इजीली कवर हो रहा है। इस तरह आपने भी याद रखना है कि एक पेज को कवर करने के लिए आपको 10 मिनट्स चाहिए। आपको टाइमर भी सेट कर सकते हैं और अलार्म भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम ना दें एक पेज को कवर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। इसमें अब 25th पॉइंट है। इसमें कहते हैं इंसुलिन नीडेड फॉर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटन मसल। अब जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंडेंट होती है इंसुलिन इन स्केलेटन मसल में। याद रखना है कि स्केलेटन मसल जो है इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट क्या होती है? डिपेंडेंट होती है ऑन इंसुलिन। उसके बाद कहते हैं इंसुलिन इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द स्केलेटन मसल। अब ऑब्वियसली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो इंसुलिन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी इन स्केलेटन मसल में। उसके बाद कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक ऑफ द ग्लूकोज अकर इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल। अब ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी कि अगर खाली आराम से मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, रिलैक्सिंग स्केलेटन मसल है, तो उसमें जो ग्लूकोज एंट्री है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल है तो उसे तो बेसिकली वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इंसुलिन का वेट नहीं कर सकता कि इंसुलिन आए तो वो ग्लूकोज ले। तो वो जो इंसुलिन ट्रांसपोर्ट है इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसुलिन हो जाती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। नीचे वो कहता है कि रिमेंबर द निमोनिक ब्रेक लिप्स, या ब्रेक लिप्स का निमोनिक दे रहे हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। अब इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक कहाँ पे होती है? ब्रेक लिप्स में, ब्रेन में होती है, आरबीसीज में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, कॉर्निया में होती है, किडनी में होती है, लिवर में होती है, आर्ट सेल में होती है, प्लेसेंटा और
स्पर्मेटोसाइट्स में होती है। अब ब्रेक लिप्स आपने याद रखना है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होता है। उसके बाद कहता है रिमेंबर इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर इन द एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल एंड ब्रेन। अब बेसिकली इसमें वो बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास इंसुलिन इंडिपेंडेंट आए के ग्लूकोज अपटेक है तो आपने फर्स्ट पे एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल को ऑप्ट करना है, सेकंड पे आपने ब्रेन के ऑप्शन की तरफ जाना है अगर ब्रेन के ऑप्शन है तो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 28th वाला पॉइंट। अब 28th पॉइंट में ना वो तीनों मसल्स को कंपेयर कर रहा है। सेम पहले की तरह अगर आप ये वाला टेबल अच्छे से कवर कर लेंगे तो नीचे वाले टेबल में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ऐड नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपका ये टेबल कवर कराती हूँ। इसमें सबसे ऊपर वो लिख रहा है कि ना सिमिलैरिटी बिटवीन द कार्डियक एंड द स्केलेटन मसल इज द ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस। अब आपने इस मसल को इन कंपैरिजन विद ईच अदर पढ़ना है, मतलब तीनों मसल्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, स्केलेटन मसल्स दिया हुआ है, फिर कार्डियक मसल्स दिया हुआ है और फिर स्मूथ मसल्स दिया हुआ है। अब इनमें सेम फीचर कह रहे हैं ट्रांसफर स्ट्राइएशंस होती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्केलेटन मसल के नीचे वो लिखता है स्ट्राइटेड, इसलिए इसमें क्या होता है, ट्रांसफर स्ट्राइएशन होती हैं, स्ट्राइटेड होता है ये। इसमें कौन सी स्ट्राइएशन होती है, ट्रांसफर स्ट्राइएशन। और जो कार्डियक मसल है ये भी स्ट्राइटेड होता है और इसमें कौन सी स्ट्राइएशन होती है, ट्रांसफर स्ट्राइएशंस होती हैं इसमें। और जो स्मूथ मसल होता है ये नॉन स्ट्राइटेड होता है, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। सेकंड पे वो कहता है कि अब इन दोनों का ये वाला फीचर है ये सेम था और ये जो लास्ट वाला था नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ मसल इनसे डिफरेंट है। अब सेकंड पे कहते हैं स्केलेटन मसल जो होते हैं वोलेंट्री होते हैं, लेकिन जो हमारे पास कार्डियक मसल होते हैं ये भी इनवोलेंट्री होते हैं और जो स्मूथ मसल होते हैं ये भी इनवोलेंट्री होते हैं। मतलब सिर्फ इनमें से एक मसल वोलेंट्री है जो हमारे कहने पे मूव करता है, वो कौन सा, स्केलेटन मसल। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं नो इंटरक्लेटेड डिस्क, इसमें कोई इंटरक्लेटेड डिस्क नहीं होती, इसमें इंटरक्लेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं और इसमें भी इंटरक्लेटेड डिस्क नहीं होती। मतलब सिर्फ इंटरक्लेटेड डिस्क इसमें होती है हमारे पास कार्डियक मसल में। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि इंटरक्लेटेड डिस्क इसमें होती है कार्डियक मसल में। अब जो हमारे पास स्केलेटन मसल है इसमें वेरी रैपिड कंट्रैक्शन होती है, इसमें खाली रैपिड कंट्रैक्शन होती है। और जो स्मूथ मसल है इसमें स्लो कंट्रैक्शन होती है, इसे स्लो एंड सस्टेन कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। मतलब अगर वो एमसीक्यू में पूछे स्लो एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन किस में होती है तो हमने याद रखना है वो हमेशा स्मूथ मसल में होगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पे वो कहता है ये जो स्केलेटन मसल होते हैं ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो मोस्टली न्यूक्लियस होते हैं ना वो पेरीफ्री में जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब लोकेटेड इन पेरीफ्री इसके मोस्टली न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। सिर्फ स्केलेटन मसल जो हमारे पास वेरी रैपिड कंट्रैक्शन करता है वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब सेकंड पे इनके ये वाला फीचर जो है कैल्शियम ट्रोपोनिन सी वाला, ये स्केलेटन और स्मूथ मसल कार्डियक मसल का आपस में मिलता है। इसमें कहते हैं कंटेन ट्रोपोनिन सी सो फॉर्म द कैल्शियम ट्रोपोनिन सी बॉन्ड। ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी बॉन्ड ये भी बनाते हैं और कार्डियक मसल भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल है ना इसमें कैल्शियम कैलमोड्यूलिन बॉन्ड बनता है। अब याद रखना है डोंट कंटेन द ट्रोपोनिन इंस्टेड ऑफ कंटेन कैलमोड्यूलिन सो फॉर्म द कैल्शियम कैलमोड्यूलिन बॉन्ड। उसके बाद आप एक और पॉइंट भी याद रखें कि अगर वो कार्डियक मसल का सोर्स ऑफ एनर्जी पूछे तो वो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं इसका सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द कार्डियक मसल्स। उसके बाद नीचे कहते हैं कंटेन टी टिब्यूल्स, कंटेन टी टिब्यूल्स। अब इसमें लैक ऑफ टी टिब्यूल्स होती है। उसके बाद एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म सार्कोमेयर। अब इसमें याद रखना आपने कि एक्टिन और मायोसिन सार्कोमेयर बनाते हैं, इसमें भी एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म सार्कोमेयर। उसके बाद कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन आर not organized into sarcomere, therefore they appear homogeneous rather than striated। बेसिकली जो इसकी ट्रांसफर स्ट्राइएशन है स्केलेटन और स्मूथ मसल की वो एक्टिन और मायोसिन जो सार्कोमेयर बना रहे हैं उसकी वजह से आ रही होती है। नेक्स्ट पे मैं एक दो पॉइंट्स आपको और ऐड कराऊंगी, उसमें अगर वो फॉर एग्जांपल इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं गैप जंक्शंस का। अगर गैप जंक्शंस का पूछे वो किस में प्रेजेंट होते हैं तो स्केलेटन मसल में नो गैप जंक्शन, इसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास कार्डियक मसल होता है। और स्मूथ मसल में भी कोई गैप जंक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। अब एक और चीज़ है कि ये इनर्वेट करते हैं बाय, एक और चीज़ आप याद रख लें कि ये जो इनर्वेट करते हैं ना बाय, ये इनर्वेट करते हैं बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। स्केलेटन मसल सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्हें इनर्वेट करता है। और
जो है इसमें जनरल विज़रल एफरेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे पास एक एमसीक्यू होता है कि जो हमारे पास कार्डियक मसल हैं वो नेवर गेट टेटनाइज्ड, मतलब उनमें कोई टेटनिक कंट्रैक्शन होने के चांसेस नहीं होते, वो टेटनाइज नहीं होते। अब वो पूछे कि वो टेटनाइज क्यों नहीं होते, तो इसका कॉज होता है कि दे हैव लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये भी याद रख लें कि दे हैव लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, और जिसकी वजह से ये टेटनाइज नहीं होते। अब आपने इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना है। आप जो थोड़ा सा वीडियो में बैक पे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो पॉइंट्स मैंने इस पे ऐड कराए थे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अच्छे से याद कर लें। फिर हम नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं वो कवर करेंगे, तो हमारे मोस्टली पॉइंट्स जो है मैंने आपको जितने पॉइंट्स ऐड करवाए हैं उसमें से ईजीली कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसमें कहते हैं कि रिगार्डिंग स्केलेटल मसल विच इज़ करेक्ट इनर्वेटेड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से ये इनर्वेट होते हैं। रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, इसमें क्या कहता है, belly is fleshy and all along its length। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पॉइंट पहले हमने नहीं पढ़ा, इससे मैंने स्टार्ट कर लिया। रिगार्डिंग skeletal muscle, belly is fleshy along its length। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज़ ट्रू सस्टेन्ड एंड स्लो कंट्रैक्शन, मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया था इसमें कि इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड एंड स्लो कंट्रैक्शन होती है। उसके बाद कहते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन द कार्डियक एंड द स्केलेटल मसल इज ट्रांसफर स्टाइशन। इन दोनों में ट्रांसफर स्टाइशंस होती हैं, इसलिए ये भी है सिमिलैरिटी, इनमें क्या होती है, ट्रांसफर स्टाइशंस की होती है। उसके बाद कहते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड द कार्डियक मसल कंटेन टी ट्यूब्यूल्स। इसमें आप ने देख लिया कि इसमें भी टी ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें भी टी ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे कहता है द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल इज नेचर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी होता है, इसमें भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी होता है, लेकिन स्मूथ मसल जो है इसमें कैल्शियम कॉलमेडिलिन जो होता है, ये वाली कंट्रैक्शन प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद कहते हैं इन बेसल स्टेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कार्डियक मसल इज फैटी एसिड्स। ये मैंने ऐड कराया था इसमें कि फैटी एसिड्स जो हैं ये कार्डियक मसल्स का सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसके बाद कहता है कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये भी मैंने आपका एक एमसीक्यू इसमें ऐड करा दिया कि लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से ये टेटनाइज नहीं होते। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ द स्केलेटल मसल कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग इज ट्रोपोनिन सी, मतलब इसमें जो है ट्रोपोनिन सी ये इजीली अवेलेबल हो जाती है फॉर कंट्रैक्शन। उसके बाद कहते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट फॉर द स्केलेटल मसल कंटेन बट नॉट द स्मूथ मसल ट्रोपोनिन, क्योंकि इसमें ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन सी बॉन्ड बनते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनिल बॉन्ड बनते हैं। एज कम्पेयर टू द स्केलेटन मसल अ फीचर ऑफ द स्पेसिफिक फॉर द कार्डियक मसल इज नेवर गेट टेटनाइज। अगर वो पूछे कि क्यों टेटनाइज नहीं होते, तो लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से। रिगार्डिंग स्मूथ मसल विच इज ट्रू सस्टेन एंड स्लो कंट्रैक्शन होती है इसमें। आल्सो रिमेंबर दीज एमसीक्यूज। इसमें कहता है रिगार्डिंग स्केलेटन मसल मल्टीपल न्यूक्लियर लोकेटेड एट पेरिफेरी। ये आपने देखा है कि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं और वो कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरी में। उसके बाद नेक्स्ट पे वो कहता है कि पेरिसाइड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द स्मूथ मसल ऑफ हिज स्ट्रक्चर इज ब्लड वेसल्स। अब याद रखना है कि जो पेरिसाइड हैं वो प्रोवाइड्स करते हैं हमारे पास सपोर्ट टू द स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद नेक्स्ट पे कहते हैं रिगार्डिंग द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टोनिक कंट्रैक्शंस होती हैं। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल इसमें क्या होता है, टोनिक कंट्रैक्शंस होती हैं, ये भी याद रखना आपने। द स्लो वेव्स दैट वेव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल सेल इज ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। जो स्मूथ वो होती है स्लो वेव, वो होती क्या होती है, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट पे कहते हैं रिगार्डिंग स्मूथ मसल इन जीआईटी हैज अ लेयर ऑफ सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्या कहते हैं, रिगार्डिंग स्मूथ मसल इन जीआईटी हैज लेयर्स ऑफ द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। Diazepam relax skeletal muscle by acting on the internuncial न्यूरॉन। इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करके हमारे पास क्या करती है, डायजेपाम जो है रिलैक्स करती है स्केलेटल मसल्स को। ये भी एक अलग से पॉइंट है, मैंने इसे भी स्टार्ट कर दिया है। कंपेयर विद द रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज द कैलोरीज नीड फॉर द स्केलेटल मसल्स मीट बाय रिलीज फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज। यानी आपने याद रखना है जो स्केलेटल मसल की एनर्जी है वो भी कहाँ से आ रही है, फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज से। नेक्स्ट कहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज स्टडीइंग difference between the PaO2 PCO2 in different arteries of the body. They found major difference between the
स्केलेटल मसल, आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मेजर डिफरेंस ऑफ PO2 और PCO2 देखेंगे तो वो कहाँ पे होगा, स्केलेटल मसल, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स में। नेक्स्ट पे कहता है आ पर्सन हैड अ ब्लंट पेनिट्रेटिंग वुंड into abdomen. During healing, all cell enter G1 phase except one which remain in G0 phase. Which of the following remain in G0 phase? हमेशा याद रखना है कि G1 phase में कौन सा सेल एंटर नहीं होता, स्केलेटन मसल सेल। हमेशा याद रखना है कि स्केलेटन मसल सेल जो है वो G0 phase में एंटर नहीं होता। Regarding general visceral efferents supply to the smooth muscles and the gland. जनरल विजरल एफरेंट किसे सप्लाई करते हैं, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड को। ये मैंने यहाँ लिखा है कि जनरल विजरल एफरेंट किसे सप्लाई करते हैं, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स को। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑर्गन हैज 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल इज फंडस ऑफ स्टोमिक। याद रखना है कि फंडस ऑफ स्टोमिक में क्या होता है, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं। द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल इन ट्रॉमा इज इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। याद रखना है कि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल, अगर कोई ट्रॉमा हो गया ना तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, प्रोटियोलाइसिस से, प्रोटीन की डिग्रेडेशन से आएगी। तो रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल ट्रॉमा क्या होगा, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन वाया द टेंडन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्केलेटल मसल किस तरह से अटैच होते हैं, वाया टेंडन। नेक्स्ट MCQ स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 29। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द ब्लड लॉस इन इज स्केलेटल मसल। ये भी याद रखना है कि स्केलेटल मसल जो है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है बाय ब्लड लॉस से। अब ये वाला पेज भी हमारा कवर हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जो हमारे पास ये सेल फिजियोलॉजी है, इसके 6 पेजेस आएंगे। सो वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब इसमें जो हमने लास्ट पे वो स्केलेटल मसल्स का MCQ पढ़ा है उससे ही फर्दर लेके चल रहा है। इसमें कहता है सम अदर इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू द मसल्स। इसमें कहता है इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज़ इंक्रीज टू द स्केलेटल मसल। ये याद रखना है कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स को। इन अ हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एक्सीडेड द ब्लड सर्कुलेशन डिलीवर ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल। नेक्स्ट कहते हैं एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द रेस्टिंग ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज कॉल्ड इनिशियल हीट। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं कि एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज कॉल्ड इनिशियल हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज राइगर मोटस इन स्केलेटल मसल इज अ डिक्रीज इन ATP। राइगर मोटस कब होता है, जब हमारे पास ATP जो है वो कम हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिज ऑफ द सार्कोमेयर इन स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ मायोसिन। Cross bridges of sarcomere in skeletal muscle made up of myosin. In full contraction of the skeletal muscle, the following change take place. Two Z lines, two disc touches the edges of the myosin filament. Full contraction में क्या होता है, 2Z disc जो होते हैं touches the edges of the myosin filament. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव बाय द पोटाशियम इफ्लक्स। अब ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टेबल में याद करने के लिए हमेशा याद रखना है कि डीपोलराइजेशन जो होती है ना, डीपोलराइजेशन वो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होगी। हमेशा सोडियम अंदर को आएगा तो हमारे पास डीपोलराइजेशन कराएगा। उसके अलावा रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन ये दोनों पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से होंगी। पोटेशियम आउट मूव करेगा ना तो हमारे पास पहले रिपोलराइजेशन होगी, फिर आफ्टर एक्शन पोटेंशियल इज ओवर, पोटेशियम टर्मिनल रिमेन ओपन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम क्लोजेस्ट टू द इक्विलिब्रियम पोटेशियम। तो हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन भी कैसे होगी, पोटेशियम इफ्लक्स से, क्योंकि पोटेशियम टर्मिनल रिमेन ओपन रहेंगे। प्लेटू ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा याद रखना है कि ये भी कैल्शियम इन और पोटेशियम आउट की वजह से होगा। इसमें कैल्शियम हमारे पास इनवर्ड मूव करेगी, पोटेशियम आउटवर्ड मूव करेगा और प्लेटू बन जाएगा। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, अचीव बाय द, अच्छा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने याद कर लेना है कि अचीव बाय द पोटेशियम इफ्लक्स से होता है और विद वाइल मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase
पम्प। अब हमारे पास ना एमसीक्यूज में सिर्फ पॉइंट एक लाइन का एक लफ्ज़ का डिफरेंस होता है, उससे एमसीक्यू की स्टेटमेंट से ना आंसर चेंज हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगा बाय पोटेशियम इफ्लक्स और मेंटेन होगा, अचीव होने के बाद मेंटेनेंस भी तो चाहिए, वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू होगा। नीचे अब एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह इस टेबल को याद कर लें कि डीपोलराइजेशन में सोडियम इनफ्लक्स होगा, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन में पोटेशियम इफ्लक्स होगा, प्लेटो में जो है कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगा, पोटेशियम आउटवर्ड मूव करेगा, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव बाय द पोटेशियम इफ्लक्स और मेंटेन्ड बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। उसके बाद नीचे एमसीक्यू कहते हैं रिगार्डिंग द कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, इसमें ऑल और नन पोटेंशियल होता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल अचीव होता है, इसमें ऑल और नन पोटेंशियल का प्रिंसिपल यूज़ होता है। फिर कहते हैं प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल, इसमें क्या होता है कैल्शियम और पोटेशियम के थ्रू होता है। कैल्शियम हमारे पास इनवर्ड मूव करती है और पोटेशियम आउटवर्ड मूव करता है। उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन, मैंने आपको बताया रीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन में क्या होएगा, इफ्लक्स, पोटेशियम आउटवर्ड मूव करेगा। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, अब मेंटेन्ड की बात हुई है, मेंटेन बाय किससे होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से। उसके बाद कहते हैं न्यूरॉनल रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन याद रखना है पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से होती है। अब डी का वर्ड आया ना, डी में मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना सोडियम इनफ्लक्स होता है। Depolarization in action potential is ventricular muscle is caused by the sodium influx. After hyperpolarization in the action potential, there is increase of which of the following is potassium. हाइपरपोलराइजेशन में क्या होगा कि पोटेशियम जो है ना इसका इफ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद कहता है अबाउट एस्ट्रोसाइट एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड विद इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। उसके बाद ये अगेन वही है कि एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड वाइल इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। एक्शन पोटेंशियल हमेशा हमारे पास इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम से होता है कि पोटेशियम ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मूव कर जाए। रिपोलराइजेशन में भी अगेन याद रखना है पोटेशियम इफ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन में जो है सोडियम इन्फ्लक्स होगा। अब नीचे वो एक डिफरेंस बता रहा है ऑर्गन ऑफ कार्टाई का बाकी ऑर्गन से, मतलब बाकी सारों में तो यही वाला रूल फॉलो होगा जो मैंने आपको बता दिया कि रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन में पोटेशियम आउटवर्ड मूव करेगा, डिपोलराइजेशन में सोडियम इनवर्ड मूव करेगा। अब डिफरेंस ऑर्गन ऑफ कार्टाई का क्या है कि विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन ऑर्गन ऑफ कार्टाई। इसमें पोटेशियम इन्फ्लक्स है टू द हेयर सेल। बाकी हमारे पास हर जगह पे जो डिपोलराइजेशन होती है ना वो होती है सोडियम इन्फ्लक्स से, लेकिन आपने याद रखना है कि ऑर्गन ऑफ कार्टाई में किससे होगी, पोटेशियम इन्फ्लक्स, यानी पोटेशियम इनवर्ड मूव करेगा। फिर कहता है हेयर सेल इन द ईयर आर अनयूजुअल टू दैट दे यूज पोटेशियम इन्फ्लक्स फॉर डिपोलराइजेशन रेदर दैन द सोडियम। ये वही बात है कि ये पोटेशियम इन्फ्लक्स को यूज़ करते हैं सोडियम रेदर दैन द सोडियम। फिर कहते हैं यूराइकल हेयर डिपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटेशियम इन्फ्लक्स, बाकी जगह पे डिपोलराइजेशन सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है, लेकिन यूराइकल या ऑर्गन ऑफ कार्टाई में किसकी वजह से होगी, पोटेशियम इन्फ्लक्स की वजह से। नेक्स्ट पे कहता है फेज 4 डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस इन एसएनओ ड्यू टू इनवर्ट सोडियम करंट। बस यही वाला पॉइंट डिफरेंट था, बाकी सारों में फिर अगेन ऊपर वाला रूल ही फॉलो होगा। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस ड्यू टू द हाइपोनेट्रीमिया। अगर एक्शन पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, सोडियम कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन अब बात हो रही है एक्शन पोटेंशियल की। अब कहते हैं इन 40% डीप बर्न कॉजेज ऑयल लास्ट कॉजिंग डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्यों कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। A patient with 40% burn, there is loss of water electrolytes. Which of the following electrolyte abnormality will present is associated with the low voltage action potential? तो ये हमारे पास होएगा हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट पे कहते हैं हार्ट वेंट्रिकल डिक्रीज अपस्ट्रोक ड्यू टू प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल ओपनिंग। अपस्ट्रोक क्यों इसमें कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट वेंट्रिकल डिक्रीज अपस्ट्रोक ड्यू टू प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल ओपनिंग। अगर ज़्यादा टाइम तक सोडियम चैनल ओपन रहेगा ना तो इसमें क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा अपस्ट्रोक। फिर कहता है कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये हमने पहले भी एमसीक्यू पढ़ा लास्ट पेज पे। उसके बाद कहता है लोकल सेल रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस। मतलब अब ये याद रखना है कि सेल रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल क्या है, इसमें इंक्रीज हो जाता है एम्पलीट्यूड
with the increased stimulus. उसके बाद कहता है एक्साइटेशन ऑफ द नर्व ट्रंक इज शोन बाय द कंपाउंड पोटेंशियल. एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक कैसे होगी? कंपाउंड पोटेंशियल से. उसके बाद नेक्स्ट पे कहता है कि पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेटिंग नर्व ट्रंक डिपोलराइजेशन इज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट पे कहता है रिकॉर्डिंग माइलिनेटेड फाइबर एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड्स. अब जो हमारे पास माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ना, माइलिनेटेड फाइबर्स पे ये इस तरह से होते हैं, तो इंटरनोड्स पे जो होता है ना एक्शन पोटेंशियल रन कर रहा होता है. उसके बाद कहता है कि ट्रू रिगार्डिंग द एक्शन पोटेंशियल इज सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल कैन सबमिट. मतलब जो एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड ये है कि अगर बार बार एक्शन पोटेंशियल आ रहा है और लेकिन वो एक पीक नहीं पकड़ पा रहा, तो वो सारे आपस में सम होकर उससे पीक पे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि वो डीपोलराइजेशन कराते हैं, सॉरी एक्शन पोटेंशियल पूरा कराते हैं. उसके बाद कहता है अ ड्रग कम्प्लीटली ब्लॉक द सोडियम चैनल इन नर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल would it be expected to produce? block the occurrence of the action potential. अगर सोडियम नहीं आ रहा तो सोडियम बेसिकली क्या कराता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कराता है. तो अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया है तो वहाँ पे हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, जो ऊपर उसने बताया कि अगर बर्न का पेशेंट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट एवेपोरेट कर गए हैं, तो सोडियम कम हो गया, तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएगा. नेक्स्ट पे कहता है फॉर कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज हाइपोकलीमिया इन द न्यूरॉन कॉज हाइपर पोलराइजेशन. मतलब पोटेशियम इफ्लक्स हो जाएगा ना, तो वो क्या कराता है हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन. एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स अकर इफ डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलर कैल्शियम आयन. और जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा सेलर कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम सेल के अंदर ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी करा देगा. Now we will move to the next page. अब इस वाले पेज में हमारे पास कहता है कि नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल इन विच कंडीशन इज हाइपोकलीमिया. अब एक्शन पोटेंशियल इन विच कंडीशन हाइपोकलीमिया में भी हमारे पास नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल कब होगी, जब हमारे पास पोटेशियम कम हो जाएगा. और फिर कहता है डिक्रीज हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल अकर इन हाइपोनेट्रीमिया. हाइट एक्शन पोटेंशियल की कब होगी, जब वहाँ पे सोडियम जो है वो कम हो जाएगा. बेसिकली एक्शन पोटेंशियल हमारे पास कौन करा रहा होता है, सोडियम. अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं. 31 वाली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. इसमें कहता है व्हाट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कंटेन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू द इंटरसेलुलर इसमें है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इसमें कहता है सॉरी कनेक्ट था, ये कहता है कि विच व्हाट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, तो वो हमने याद रखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं. अब है साइटोस्केलेटन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन. ये किससे कनेक्ट करते हैं, इंटेग्रिन्स जो होते हैं ना वो साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं. और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है वो होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. फिर अगेन वो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन टू इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इंटेग्रिन भी कर सकते हैं कनेक्ट. अब सेल टू सेल एडहेशन कौन कराता है, सी फॉर सेल एंड सी फॉर किडहेरन. किडहेरन क्या कराता है, सेल टू सेल एडहेशन. फर्म एडहेशन जो होते हैं वो LFA1 कराते हैं या इंटेग्रिन्स कराते हैं, और ट्रांजिएंट एडहेशन जो है वो हमारे पास सिलेक्टिन्स कराते हैं. अब इसमें कहते हैं ट्यूमर स्पीड्स बाय ट्यूमर स्प्रेड बाय द लॉस ऑफ ईक एडहेरेंस. अब बेसिकली सेल टू सेल जो एडहेरेंस होती है वो हमारे पास एडहेरेंस करा रहे होते हैं. एडहेरेंस जब डेफिशिएंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इनका लॉस हो जाएगा, तो सेल जो है वो आपस में जुड़े अच्छी तरह नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे ट्यूमर का इजीली स्प्रेड हो जाएगा. तो ट्यूमर स्प्रेड इज बाय द लॉस ऑफ ईक एडहेरेंस. उसके बाद कहते हैं मेटास्टेसिस अकर ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ईक एडहेरेंस. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द ट्यूमर मेटास्टेसिस इज डाउन रेगुलेशन ऑफ ईक एडहेरेंस. मेटास्टेसिस कब होएगा, हमेशा डाउन रेगुलेशन ऑफ द ईक एडहेरेंस होएगा.
उसके बाद कहते हैं हार्ट एक्ट एज अ सेंसिटियम ड्यू टू द गैप जंक्शन। अब हार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स में हमने पढ़ा था पीछे गैप जंक्शन होते हैं, इसलिए ये दे एक्ट एज अ सेंसिटियम। उसके बाद कहते हैं डेस्मोसोम्स आर मेड अप ऑफ द साइटोकेराटिन कडहेरेन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये आपने याद रखना है कि डेस्मोसोम्स में क्या होता है, साइटोकेराटिन होता है, कडहेरेन होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द टू एपिथेलियल सेल। तो ये हमारे पास टाइट जंक्शंस होते हैं जो टू एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट करते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द साइटोस्केलेटन कम्युनिकेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच इट्स इंटेग्रिन। ये इसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि साइटोस्केलेटन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन क्या होता है, इंटेग्रिन्स जो होते हैं ये कनेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं स्मॉल सिल्वर piece stuck in the wood become embedded in the finger of the 25-year-old man. He does not remove it, and over next 3 years the area of around the silver become red, swollen and the tender. Neutrophils migrate into the injured tissue. Expression of which of the following substances on the endothelial cell is most instrumental in promoting this inflammatory reaction is the E-selectin. बेसिकली ई सिलेक्टेंस जो है इसमें आपने याद रखना है कि अगर वहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आना ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पे कौन सा चीज़ जो है वो इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे ई सिलेक्टेंस होंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे पर ट्रांजिएंट एडिहेंस करार होते हैं। ई सिलेक्टेंस तो ये ट्रांजिएंट एडिहेन ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाते हैं। विच मॉलिक्यूल बेस्ट हेल्प इन द ट्रांजिएंट एडिहेन ऑफ द WBCs टू द एंडोथेलियम इज सिलेक्टिन। ट्रांजिएंट एडिहेन हमारे पास कौन कराता है, सिलेक्टिन। उसके बाद कहते हैं अ चाइल्ड विद द मल्टीपल इन्फेक्शंस वर डायग्नोज्ड विद द रेयर जेनेटिक डायग्नोसिस वेयर ल्यूकोसाइट एडहेरेंट टू द एंडोथेलियल सेल्स इज डेफिशिएंट। द लाइकली डेफिशिएंसी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज LFA1। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि फर्म एडहेरेंट जो होता है वो LFA1 कराता है और सेकंड पे इंटेग्रिन्स कराते हैं। Don't get confused with the earlier options of selectins. Here is the explanation. उसके बाद कहता है circulating leukocytes initially tether via the selectin to the endothelium, then firmly adhere to the endothelium via the B1 and the B2 integrins. Upregulate leukocyte integrins LFA1 and MAC1 or both of them can bind endothelium ICAM1। मतलब ऊपर जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो ज़्यादा इजी टू रिमेंबर थी, ऊपर वाली के कौन सी चीज़ किस तरह से ढेर करी है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लेसेंटा वाया किससे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है। अब बेसिकली हमारे पास जो MCQs हैं ग्लूकोज रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरीके से जो होता है ना वो सर्कुलेट कर रहा होता है। याद रखना है कि प्लेसेंटा में कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। अब कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इसमें कहते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन कॉम्बिनेशन विद द कैरियर प्रोटीन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब अगर एनर्जी यूज़ हो रही है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ना इसमें क्या होता है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। अब सिंपल डिफ्यूजन में जो है ना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होती है, लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर कैरियर को यूज़ करने के बाद वो डाउन द ग्रेडियंट जाएगी तो हम उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएंगे जो हमारे पास ग्लूकोज की होती है इन प्लेसेंटा।